सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं पंकज सुबीर जी द्वारा रचित कहानी और कहानी मरती है। कहानी के पात्र आज फिर बगावत पर उतारू हैं। ऐसा पिछले एक सप्ताह से हो रहा है। अपनी इस कहानी को जब भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, इसके पात्र फौरन कथा से बाहर आकर अपना विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। इन पात्रों को समझाने के प्रयास में ही पूरा समय व्यतीत हो जाता है और कहानी वहीं रुकी रहती है। आज भी ऐसा ही हुआ। पेन उठाकर रुके हुए घटनाक्रम को प्रारंभ करने ही वाला था कि अचानक निशा सामने आ गई। कहानी की सह नायिका, जिसे मैंने अधिक खूबसूरत वर्णित नहीं किया है कथा में। अधिक खूबसूरत नहीं लग रही है, पर शायद अभी अभी नहाकर निकली है। बाल भीगे हुए हैं, उनमें से पानी की बूंदें टपक रही हैं। मुझे कहानी को पुनः प्रारंभ करता देखकर शायद जल्दबाजी में भागकर आई है। उसका सज्ञ स्नात रूप देखकर मुझे लगा कि इसे कुछ और खूबसूरत दिखाया जाना था कथा में, पर जाने क्यों मैं चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाया। अगर कथा में इसे कुछ और सुंदर वर्णित किया जाता तो आज सज्ञ स्नात रूप में यह और ज्यादा सुंदर लगती। निशा रीडिंग टेबल के सामने रखी बेंच की कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ से कुछ लापरवाही दिखाते हुए कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि अचानक वह बोली, रुको। मैंने कहा, देखो निशा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम सह नायिका हो और तुम्हारा चरित्र चित्रण इसी प्रकार किया जाना है। शांत स्वर में वह बोली, मैंने कब इस बात पर विरोध किया कि आपने मुझसे ज्यादा सुंदर मालती को दर्शाया है? मेरा विरोध तो केवल इस बात को लेकर है कि आपने मेरा चरित्र बिगाड़कर क्यों प्रस्तुत किया। आपने मूल कथा में मेरी अतिरिक्त कथा जोड़ी ही क्यों? अपने मुख्य नायक माही और नायिका मालती की कथा को लेकर ही क्यों नहीं आगे चले? मैंने उसे फिर समझाने का प्रयास किया। देखो निशा, मैं यह सब अपने लिए नहीं लिखता, अपने पाठकों के लिए लिखता हूँ। अगर उन्हें ही संतुष्ट नहीं कर पाया तो कल से कौन पढ़ेगा मुझे? केवल मूल कथा से काम नहीं चलता। पाठक एक ही कहानी में सब कुछ चाहता है। इसीलिए मैंने तुम्हारा चरित्र गढ़ा है, वरना केवल माही और मालती की कहानी को पढ़ता कौन? निशा के चेहरे पर विरोध नजर आने लगा। बोली, तो आपने केवल मसाले के रूप में मेरा और अनुज का चरित्र गढ़ा है? केवल अपने पाठकों को चटखारेदार सामग्री देने के लिए मेरा चरित्र गढ़ा है? शर्म आनी चाहिए आपको। बिना विचलित होते हुए मैंने कहा, निशा, अगर ऐसा नहीं करूंगा मैं तो मुझे चुका हुआ घोषित कर दिया जाएगा। इतने वर्षों में जो मुकाम मैंने हासिल किया है वह एक ही झटके में मेरे हाथ से चला जाएगा। मुझे धारा के साथ बहना ही पड़ेगा। आजकल शर्म और सिद्धांत का कुछ नहीं होता। लेकिन आपने मेरे चरित्र को इतना विकृत क्यों प्रस्तुत किया है? अनुज के साथ बिना विवाह के मेरे संबंध दिखाए हैं और बिना विवाह के ही उसके बच्चे की मां बनते हुए भी बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुज के साथ मेरे संबंधों को इतना विस्तृत रूप से वर्णन किया है कि मुझे भी अपने आप से घिन आने लगी है। क्या आवश्यकता थी आपको उन अंतरंग प्रसंगों का इतनी तफसील से वर्णन करने की? निशा सवालिया अंदाज में बोली। मैंने कहा, निशा, आजकल का पाठक यही चाहता है। आजकल कहानी में अगर स्त्री पुरुष के अंतरंग संबंधों का जिक्र नहीं आए तो उस कहानी को मुकम्मल नहीं माना जाता। और मालती का चरित्र मैंने जिस प्रकार गढ़ा है उसे लेकर मैं इस तरह का कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए तुम्हारे और अनुज के संबंधों का उपयोग करना पड़ा मुझे। उपयोग? उपहास भरे स्वर में बोली निशा। तो आपने मेरा और अनुज का केवल उपयोग किया है, साथ ही मुझे ज्यादा सुंदर भी नहीं दर्शाया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मालती को छोड़कर माही का रुझान मेरी तरफ हो जाए। और इन सब के बाद आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय तो यह किया है कि अनुज के बच्चे की मां बनने के बाद भी आपने मेरा विवाह अनुज के साथ नहीं करवाया, मुझे शापित सा भटकने के लिए छोड़ दिया। समझाइश वाले अंदाज में मैंने कहा, निशा, तुम्हारी और अनुज की शादी तो मैं कर ही नहीं सकता था,
क्योंकि कहानी में आगे तुम्हारे और माही के बीच संबंध बनना है। हालांकि वह सब कुछ एक बार ही होना है, पर कहानी को मोड़ देने के लिए वह आवश्यक है। अगर अनुज की और तुम्हारी शादी कर दूंगा तो वह सब कैसे होगा? भड़कते हुए बोली निशा। आपने क्या मुझे वैश्य समझ रखा है? जब चाहा जिसके साथ संबंध बनवा दिए। अपनी कहानी की मुख्य धारा को मजबूत रखने के लिए मेरा चरित्र इतना विकृत क्यों करते जा रहे हो? और फिर यह क्यों भूल रहे हो कि अनुज और मेरे बीच प्रेम भी था, जिसके कारण वह संबंध बने थे। और कहानी में अब भी अनुज की और मेरी शादी की संभावनाएं जीवित हैं। ये माही के साथ नए संबंध बनाकर उन संभावनाओं को समाप्त क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही बुने जाल में फंस रहा हूँ। बोला, निशा तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारा चरित्र मैं जानबूझकर नहीं बिगाड़ रहा हूँ, ये कहानी की मांग है। माही और तुम्हारे संबंधों के कारण ही कहानी में वह मोड़ आएगा जो उसे रोचकता प्रदान करेगा। और फिर इस संबंध के कारण ही तो कहानी में तुम्हारी उपस्थिति एक बार फिर दर्ज होगी। मेरी नहीं, मेरे शरीर की उपस्थिति। क्रुद्ध होते हुए बोली थी निशा। आप यह क्यों भूल रहे हो कि अनुज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे? यह आपने ही दर्शाया है, परंतु माही और मेरे बीच तो किसी तरह का कोई प्यार है ही नहीं। ऐसे में इस नए संबंध का सीधा मतलब यही होगा कि मैं चरित्रहीन हूँ। तभी तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधों को स्वीकार कर लेती हूँ जो न केवल मुझसे उम्र में छोटा है, बल्कि मेरी छोटी बहन मालती का होने वाला पति भी है। कहकर शांत हो गई निशा एक टक मेरी तरफ देखने लगी। मेरे लिए भी परिस्थितियां असहज होने लगी हैं, इसीलिए बात को सहज बनाने के उद्देश्य से कहा, निशा, मैं नहीं जान पा रहा कि तुम्हें वास्तव में बुरा क्या लग रहा है। मैंने तो तुम्हारे चरित्र को पूरी तरह से आधुनिक परिवेश के अनुरूप गढ़ा है। अनुज अगर तुम्हारे प्रति वफादार होगा तो उस पर माही और तुम्हारे बीच बने इन एक रात के संबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह फिर भी तुम्हारे साथ विवाह करेगा, और शायद ऐसा ही कुछ माही और मालती के बीच भी होना चाहिए। आखिरकार वह दोनों भी तो एक दूसरे को प्यार करते हैं। निशा शांत रही, शायद कुछ सोच रही है। कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, अब तो आप अगर मगर वाली भाषा बोल रहे हैं, अर्थात आप स्वयं भी कुछ निश्चित नहीं है। खैर, मुझे अभी तक के चरित्र पर कोई ऐतराज नहीं है। मैं अनुज को प्रेम करती हूँ, उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ। वह मुझसे विवाह करे या ना करे, मैं अपना जीवन काट लूंगी। पर यह नया संबंध माही वाला मुझे स्वीकार नहीं है। आपसे केवल अनुरोध कर सकती हूँ, इसे ना जोड़ें। मैंने फिर समझाने का प्रयत्न किया। निशा, अब यह बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माही और तुम्हारे बीच के एक रात के संबंध इस कहानी का बहुत अहम बिंदु हैं। मैं उन्हें तो बदल ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। निशा पुनः क्रुद्ध नजर आ रही है। आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर लेखक कहानी के केंद्रीय पात्र में अपने आप को ही दिखाता है, और यही आपके साथ हुआ है। अनुज और मेरे बीच के संबंधों का विस्तार से विवरण देते हुए आपकी भी लालसा हो गई है मेरे साथ संबंध बनाने की, और आप अनुज को अमेरिका भेजकर माही को माध्यम बनाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो। मैं जानती हूँ आप लेखकों के दोगलेपन को, इसीलिए कहती हूँ, छोड़िए इस दोगलेपन को। माही को माध्यम मत बनाइए। जो कुछ करना चाहते हैं स्वयं करिए। कहती हुई निशा मेरी ओर बढ़ी। मैंने कुर्सी से उठने का प्रयास किया, परंतु फंस कर रह गया। वह मेरे बिल्कुल पास आ गई। मैंने कहा, नहीं निशा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह कुछ देर मुझे हिकारत से देखती रही, फिर तेज कदमों से बाहर चली गई। अपने माथे पर चू आए पसीने की बूंदों को पोंछकर मैं टेबल पर सिर टिकाकर बैठ गया। यह रोज ही हो रहा है। खिड़की के पास खड़ा मैं सोच में डूब गया कि क्या करूं इस कहानी का। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, पूरी शाम भीग रही है। खिड़की के कांच पर जमती गिरती बूंदों को देखकर निशा का सुबह वाला सज्ञ स्नात रूप याद आ गया। सिगरेट खत्म हो गई है। खिड़की के पर्दे को पूरा खोलकर रीडिंग टेबल पर आ गया। आज मौसम बहुत अच्छा है। आज कहानी को एक ही सिटिंग में पूरा किया जा सकता है। पन्ने उठाकर कहानी को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कहानी बढ़ने लगी।
माही के घर की पार्टी में निशा और मालती का शामिल होना, देर रात निशा और मालती का शेष रह जाना, माही द्वारा कार से दोनों को छोड़ने जाना, पहले मालती को छोड़ना, फिर अनुज के फ्लैट तक निशा को छोड़ने जाना, जहां अनुज के अमेरिका चले जाने के कारण निशा अकेली रहती है। कहानी तेजी से सरक रही है। अभी तक कोई बाधा नहीं आई है। कार अनुज के फ्लैट के नीचे खड़ी है। निशा कार से उतरी और माही से बोली, माही तुम पहली बार आए हो और पार्टी के कारण थके भी हो, ऊपर आ जाओ, एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पी कर जाओ, पार्टी की थकान भी मिट जाएगी। कहानी बिल्कुल वहीं पहुंच गई है जहां मैं पहुंचाना चाहता हूँ। माही कार का दरवाज़ा खोलकर उतरने ही वाला है कि अचानक आवाज़ आई, ठहरिए। मैं चौंक गया। कागज़ से नज़र उठाई तो देखा सामने अनुज खड़ा है। चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव नज़र आ रहे हैं। अनुज तुम? मैंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। तुम्हें अमेरिका भेज चुका था। हाँ, भेज चुके थे और शायद इसीलिए भेजा था। उसकी आंखों में कुछ उदासी नजर आई। परंतु आप एक बात भूल गए, मैं आपका पात्र हूँ। आप मुझे कहीं भी भेज दो, पर मैं रहूँगा तो आपके आसपास ही। आप मुझसे भाग नहीं सकते। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। सहज होते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे कहाँ भाग रहा हूँ। वह तो कहानी के इस भाग में तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर वास्तव में मेरे लिए तो तुम चारों पात्र ही अहम हो। किसी एक को तो मैं छोड़ भी नहीं सकता। अनुज की आंखें अभी भी घोर उदासी में डूबी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी बरस जाएंगी। बोला, आपने मुझे इसलिए ही अमेरिका भेजा था ना, कि मेरे पीछे इतना बड़ा खेल कर सकें। आप क्यों एक साथ चार चार पात्रों के साथ खेल रहे हैं? मैंने पहले भी निशा के साथ संबंध बनाने की बात का विरोध किया था। तब आपने मुझसे कहा था कि आजकल कहानी में ऐसी ही मांग होती है। अब जब निशा मेरे बच्चे की माँ बन चुकी है, तब आप उसे माही के साथ जोड़ रहे हैं, यह जानते हुए भी कि माही उसकी बहन का होने वाला पति है। मुझे ऐसा लगा कि कहानी फिर उसी मोड़ पर रुक जाएगी। अनुज वही प्रश्नवाचक चिन्ह लिए खड़ा था। मैंने कहा, अनुज, तुम गलत समझ रहे हो। माही और निशा के बीच यह सब कुछ एक रात का ही होना है। तुम्हारे और निशा के बीच की संभावनाएं इससे समाप्त नहीं होंगी। आखिर को तुम दोनों की एक बेटी है। अनुज धीरे से फीकी हंसी हंसा और बोला, संभावनाएं कैसे समाप्त नहीं होंगी? आपकी पत्नी एक रात किसी के साथ गुजार कर आ जाए तो क्या आप उसे केवल यह सोचकर स्वीकार लेंगे कि वह आपके बच्चों की माँ है? बोलिए। अनुज के प्रश्न ने मुझे उलझन में डाल दिया। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। टालने वाले अंदाज में कहा, नहीं अनुज, कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए क्योंकि मैं जीता जागता इंसान हूँ, जबकि तुम केवल एक पात्र हो। आदर्शवाद के सारे प्रयोग पात्रों पर ही आजमाए जा सकते हैं, इंसानों पर नहीं। मैं तुम में आदर्शवादिता का पुट डाल दूंगा ताकि तुम माही के साथ रात गुजारने के बाद भी निशा को स्वीकार कर सको। बाहर बरसात की रफ्तार कुछ तेज हो गई है। खिड़की पर धुंध सी जम गई है। जवाब देने के बाद मैं खिड़की की तरफ देखने लगा कि शायद मुझे व्यस्त देखकर और मेरे जवाब से संतुष्ट होकर अनुज उठकर चला जाएगा, पर वह उसी प्रकार बैठा रहा। मुझे खिड़की की तरफ देखता पाकर कुछ देर वह भी खिड़की की तरफ देखता रहा, फिर बोला, आप बार बार पाठकों की बातें कर रहे हैं। क्या आपका पाठक ऐसी आदर्शवादिता को स्वीकार कर पाएगा? आप भूल रहे हैं, आधुनिकता आज भी केवल कागज के पन्नों पर ही है। और फिर अगर आपको माही और निशा के बीच यह सब कुछ करना ही था, तो मेरा चरित्र गढ़ा ही क्यों? आपका उद्देश्य तो मेरे बगैर भी पूरा हो जाता। आपको मुख्य पात्र माही और मालती की कहानी ही तो चलानी थी, तो वह मेरे बगैर भी चल जाती। मुझे गढ़कर आपने मेरे साथ अन्याय तो किया ही, निशा के साथ भी अन्याय किया है। पूर्व में मेरे साथ के संबंधों का आपने तफसील से वर्णन किया, और अब माही? पहली दृष्टि में तो पाठक उसे चरित्रहीन ही समझेगा ना। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। अनुज टलने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने कहा, अनुज, इसका एक मध्य मार्ग तो हम ये निकाल सकते हैं कि तुम्हें अमेरिका से लौटने के बाद इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि माही और निशा के बीच कुछ घट गया है। इससे तुम पर आदर्शवादिता थोपे बगैर भी काम चल जाएगा
और जहाँ तक निशा के चरित्रहीन समझे जाने का प्रश्न है, तो वह एक पात्र है। पात्रों की कोई बदनामी नहीं होती। पात्र लोगों के जहन में तभी तक रहता है जब तक कहानी पढ़ी जा रही है। उसके बाद सब कुछ खत्म। ये कोई जीता जागता इंसान थोड़े ही है कि एक बार बदनाम हो गया तो उस बदनामी को उम्र भर पीठ पर ढोकर जीवन बिताना पड़ेगा। अनुज की आंखों में पहली बार विद्रोह नजर आया। बोला, आपकी सोच ही गलत है। वास्तव में इंसान की चरित्रहीनता तो भुला दी जाती है, परंतु पात्र की नहीं, क्योंकि पात्र तो कभी मरता ही नहीं है, युगों युगों तक जीवित रहता है, जब तक कहानी जीवित रहती है। एक बार कोई पात्र चरित्रहीन हुआ कि वह हमेशा के लिए हो जाता है। इंसान का तो जीवन ही क्या है, केवल कुछ वर्ष, लेकिन पात्र तो अमर होता है। आप भूल रहे हैं, ब्रूट्स को आज भी मित्रघाती के रूप में ही याद किया जाता है। क्या वक्त उसकी इस छवि को बदल पाया? नहीं ना, क्योंकि उसे व्यक्ति से पात्र में बदल दिया गया। मेरी निशा को भी हमेशा चरित्रहीन स्त्री के रूप में ही जाना जाएगा। तुम्हारी निशा? मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा। निशा तुम्हारी कब से हो गई? वह मेरी पात्र है, उस पर मेरा अधिकार है। तुम उसे अपनी समझने की भूल मत करो। मेरी कलम का एक इशारा उसे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। अनुज कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, वह मेरी क्यों नहीं है? मैंने उससे प्रेम किया है, वह मेरे बच्चे की माँ है। मैंने अपने जीवन के कुछ बेहद सुखद क्षणों को उसके साथ जिया है। भले ही वह जीवन एक पात्र के रूप में था, लेकिन पात्र के रूप में भी तो मैंने उससे वह सब कुछ पाया है जो एक पुरुष एक स्त्री से पाता है। जाहिर है ऐसे में उससे मेरा लगाव तो होगा ही। मैं मानता हूँ, आप चाहें तो एक क्षण में मुझे हमेशा के लिए उससे दूर कर सकते हो, पर ऐसा करके क्या आप खुश हो सकोगे? मैं निशा को भुला नहीं पाऊंगा, कोई भी नहीं भूल सकता। आप ही शादी करने के बाद भी क्या मानसी को भूल पाए? मानसी? मैं चौंक पड़ा। तुम मानसी के बारे में कैसे जानते हो? हल्के से हंसते हुए वह बोला, लेखक महोदय, हम पात्र आपके अवचेतन में ही निवास करते हैं, जहां हमें आपके बारे में सारी जानकारियां मिल जाती हैं। हमें सब पता रहता है। आपने अपने अतीत से जुड़े किस व्यक्ति को उठाकर अपनी कहानी का पात्र बना दिया है। मानसी मुझे कई बार आपके अवचेतन में भटकते हुए मिली है। उसी ने मुझे आपके और अपने बारे में सब कुछ बताया है। सब कुछ? मैं कुछ हैरत में पड़ गया था। हाँ, सब कुछ, अनुज शब्दों को चबाते हुए बोला। पर मैं वह सब कुछ दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ इंसानों को पीड़ा होती है, पर इंसान ये भूल जाते हैं कि पात्रों को भी पीड़ा होती है। आपने भी तो मानसी के साथ वैसा ही कुछ जिया है जो मैंने निशा के साथ जिया है। आप अपनी पीड़ा मेरे चरित्र में क्यों डाल रहे हो? और फिर आपके और मानसी के संबंधों की परिणति, वह बच्ची तो आज भी आपके साथ रहती है, जिसे आपने अपनी पत्नी को एक अनाथ बच्ची बताकर भ्रमित कर रखा है। बरसात की ठंडक के बाद भी मेरे माथे पर पसीना चू गया। मेरे ही पात्र मेरे ही चरित्र की धज्जियां उड़ाने में लगे। समझ नहीं आ रहा अनुज को क्या जवाब दूं। कुछ परेशान होते हुए पूछा, तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं इस कहानी को बंद कर दूं? मैंने ऐसा कब कहा? अनुज बोला, मैं तो बस यह कह रहा हूं कि निशा को इस नए संबंध का जामा मत पहनाओ। उसे केवल मेरी ही रहने दो। मैं जानता हूं कि मैं केवल एक पात्र हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हारे अवचेतन से बार बार बाहर आकर तुम्हें परेशान तो कर सकता हूँ। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगा कि तुम्हारे अवचेतन में जो मानसी है वह तुमसे घृणा करने लगे कि तुमने उसे भी एक पात्र बना डाला, एक चरित्रहीन पात्र। अंतिम शब्दों पर जोर दिया था अनुज ने। नहीं नहीं, मैं घबरा गया। अभी जरा ठहरो, मुझे जरा सोचने का समय तो दो। मैं कुछ मध्य मार्ग निकालने का प्रयास करता हूँ। तुम्हारे और निशा के बीच की परिस्थितियां यथारूप ही बनी रहें, ऐसा कुछ करता हूँ। तुम मानसी से कुछ मत कहना। क्यों? कुछ उपहास भरे स्वर में बोला था अनुज। पात्रों की परिस्थितियां जब अपने पर आई तो पसीने छूट गए लेखक महोदय। स्याही से कागज पर शब्दों का माया जाल रचना ठीक है, पर अपने ही पात्रों को अपने ही हाथों से अभिशप्त बना देना गलत है। क्योंकि अतीत तो हर चीज का होता है, केवल पात्रों का ही नहीं होता।
अपने अतीत की कमजोरियों को पात्रों के चरित्र में ढाल देना कोई बहादुरी का काम नहीं है। खैर, मैं आपको समय देता हूँ, सोचिए और न्याय कीजिए, मेरे साथ भी, निशा के साथ भी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आगे से आप अपने अतीत से कोई भी पात्र उठाने की हिम्मत ही ना कर पाए। अनुज चेतावनी भरे स्वर में बोला और टेबल पर जोर से हाथ मारता हुआ उठकर चला गया। बाहर वर्षा उसी प्रकार गिर रही है। मैं टेबल लैंप बंद करके सिगरेट सुलगाकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। मानसी, जिसे मैं तब छोड़कर चला गया था जब वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, शायद वह मेरी कायरता थी, जो मैं इस बात से डर गया था कि जब मानसी के पेट के बच्चे का इल्जाम मुझ पर लगेगा तो क्या करूंगा। मानसी, जिसका मैंने जी भरकर उपभोग किया, उसे ही छोड़कर भाग आया था। हालांकि उससे तो यही कहकर आया था कि नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है, पर मैं जो आया तो फिर नहीं लौटा। लौटा तो 4 वर्ष बाद, जब मेरी शादी हो चुकी थी। पता चला कि मानसी तो कब की जा चुकी है, मेरी निशानी एक बेटी को छोड़कर। बेटी को लेकर लौटा तो सविता ने पल्लवी को देखते ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। हालांकि मैंने अपनी तरफ से एक कहानी बताकर कि इसके माँ बाप दोनों मर गए थे, मैं अनाथालय के एक कार्यक्रम में गया था, मुझे ये पसंद आ गई तो गोद ले आया। सविता को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। सविता ने ऊपर से मेरी कहानी पर विश्वास कर लिया था, पर मेरा खुद का मानना है कि पुरुष स्त्री को जितना नासमझ समझता है, वस्तुतः वह उतनी होती नहीं है। वह सब कुछ समझती है, पर प्रकटतः कुछ नहीं कहती। आज अनुज ने मुझे फिर से मानसी की याद दिला दी। वैसे तो पल्लवी ने मानसी को कभी विस्मृत होने ही नहीं दिया। हाँ, पल्लवी को देखकर एक टीस अवश्य उभरती है कि यह मेरे प्रणय की नहीं, बल्कि गुनाहों की निशानी है। और मुझे हमेशा यही अपराध बोध बना रहता है कि पल्लवी के जन्म की कहानी कहीं खुल न जाए। आज अनुज के सामने जिस तरह मैं झुका, उसकी भी तो शायद यही वजह थी। वह मेरी सबसे कमजोर नस को दबाने में सफल हो गया था और अब मुझे निर्णय लेना है कि इस कहानी का क्या किया जाए। इसे उस तरह से चलाया जाए जिस तरह से ये पात्र चाह रहे हैं, या फिर उस तरह से जिस तरह मैं स्वयं चाहता हूँ। रात भर स्टडी में ही बैठा सिगरेट फूंकता रहा। सविता 1-2 बार आकर झांक गई, बोली कुछ नहीं। जानती है, जब भी किसी विषय को लेकर उलझ जाता हूँ तो ऐसा ही होता है। स्टडी में कब सोफे पर नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सविता चाय लेकर आई तब नींद खुली। बाथरूम में शावर पूरी स्पीड से चलाकर उसके नीचे खड़ा हो गया। शावर के नीचे खड़े खड़े ही फैसला किया कि कहानी को अपने हिसाब से ही आगे बढ़ाऊंगा, पात्रों का दबाव अब सहन नहीं करूंगा। नहाकर जब स्टडी में पहुंचा तो काफ़ी तनाव मुक्त सा लगा। कल कहानी को जहां माही के साथ कार में छोड़ा था वहीं से शुरू किया। माही कार से उतरा और निशा के साथ उसके फ्लैट में चला गया। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों का विषय मैंने जानबूझकर अनुज और निशा के बीच के संबंधों पर ही केंद्रित रखा था। मैं माही के माध्यम से अनुज और निशा के अंतरंग संबंधों के बारे में खोद खोद कर प्रश्न पूछने लगा। शायद आने वाले दृश्य की भूमिका बांध रहा था। पार्टी में पी गई शराब माही पर धीरे धीरे असर दिखाने लगी। उसने धीरे से निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा ने कोई विशेष विरोध नहीं किया, करती भी कैसे, वह तो मेरी पात्र है और मैं तो यही चाहता हूँ कि निशा कोई विरोध न करे। कहानी में मेरी मनपसंद विषय वस्तु प्रारंभ हो गई है। स्त्री पुरुष के संबंधों का जब भी कहानी में जिक्र आता है, मैं शब्दों को लेकर कोई कंजूसी नहीं बरतता। यहाँ भी मैंने ऐसा ही किया। माही और निशा के बीच बन रहे संबंधों को पूरी तफसील के साथ लिखा। छोटी छोटी घटना को भी नहीं छोड़ा। मेरी कलम के इशारे पर माही और निशा कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। मेरी इच्छा पूरी हो रही है। जब कलम रुकी तो कागज पर घटना घट चुकी थी। मैं अपने मन की करने में कामयाब हो गया था। मैंने पाया कि मेरी धड़कनें तेज चल रही हैं। मेरे रोम रोम से पसीना छूट रहा है। सांसें तेज हो गई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या निशा सच कह रही थी
कि मैं वास्तव में माही को माध्यम बनाकर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता हूँ। सांसों को नियंत्रित करके टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया ही था कि अचानक हाथ कांप गया। गिलास छूटते छूटते बचा। सामने माही खड़ा है। शरीर पर केवल एक टॉवेल लिपटा है। सांसें उखड़ रही हैं, रोम रोम से पसीना चू रहा है। वैसा ही गठा गठाया सजीला बदन जैसा मैंने कहानी में उसे दिया है। शायद ठीक उसी स्थान से उठकर आया है जहां मैंने कहानी को छोड़ा है। आंखों में गहरा दर्द नजर आ रहा है। कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथ टेबल पर रखकर सिर को हाथों पर टिका दिया। शायद उखड़ी सांसों को वश में कर रहा है। कमरे में सन्नाटा माथा फोड़ने लगा। मैं फिर एक और बहस के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करने लगा। कुछ देर बाद उसने हाथों पर से चेहरा उठाया। काफी परेशान लग रहा है। आंखें हल्की हल्की भीगी हुई हैं। मेरी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मैं संभवतः इसी प्रश्न की उम्मीद में था। बोला, माही, तुम इस घटना को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हो। तुम पुरुष पात्र हो और पुरुषों के जीवन में इस तरह की घटनाएं आम होती हैं। आम घटना? माही कुछ हैरत से बोला, आप इसे आम घटना कह रहे हैं? इस एक घटना से मेरा पूरा चरित्र खराब हो गया। मैं तो केवल मालती के प्रति ही वफादार था। फिर निशा तो मालती की बड़ी बहन है। वफादार? मैंने कुछ डांटने के अंदाज में कहा। माही, तुम मेरी कहानी के केंद्रीय पात्र हो, कोई पालतू कुत्ते नहीं हो जो वफादारी की बातें कर रहे हो। और ये बड़ी बहन छोटी बहन क्या होता है? शरीर तो शरीर होता है। जब वह वस्त्रों से बाहर आता है तो सारे संबोधन खत्म हो जाते हैं और फिर वह केवल शरीर होता है। संबोधनों का गणित वस्त्रों के आवरण तक ही चलता है। तुमने वही तो किया है जो इस तरह के आवरणों के परे होता है। अच्छा? माहिर शब्द को चबाते हुए बोला, वस्त्रों के आवरण के परे संबोधन केवल शरीर बन जाते हैं। ये अपनी तथाकथित आधुनिक परिभाषाएं मुझ पर मत चलाइए। बताइए भला, आप स्वयं अभी तक अपने कितने संबोधनों का शरीर अपना चुके हैं? माही मुझे घूरने लगा। इस आकस्मिक प्रश्न के लिए मैं तैयार नहीं था। मेरी सारी आक्रामकता एक ही प्रश्न में काफूर हो गई। सोच रहा था अपने निर्णय को आक्रामकता के द्वारा सही साबित करने का प्रयास करूंगा, पर लग रहा है कि वापस सुरक्षात्मक पद्धति को ही अपनाना पड़ेगा। स्वर को नरम करता हुआ बोला, माही, मैं पुराने युग का हूं और तुम्हारा जो चित्रण मैंने किया है वह आधुनिक है। इसलिए तुम्हारी और मेरी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और फिर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम एक पात्र हो? व्यक्ति भले ही घटनाओं में उलझ जाए, पात्र नहीं उलझ सकता। इससे कथ्य के प्रवाह में बाधा आती है। आप पुराने युग के हैं? माही सवालिया अंदाज में बोला। तभी शायद बिना शादी के बाप बनने का साहस कर लिया था आपने। हाँ, ये सही कहा आपने कि आपकी और मेरी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। मैं आपके समान नपुंसक नहीं कि किसी के शरीर का उपयोग करने के लिए कलम का सहारा लूं। मैं तो पात्र होकर घटना में उलझ रहा हूं, पर आप तो व्यक्ति होकर भी नहीं उलझे। मतलब? मैं फिर हैरत में पड़ गया। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं। क्यों मेरे से सुनना चाह रहे हैं? माही बोला। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम कहो। तुम्हें जो कुछ भी कहना है कहो। मैं भी तो जानूं आखिर क्या समझाने वाले हो तुम। माही मेरी तरफ गौर से देखने लगा। हल्की सी हंसी थी उसके होंठों पर। बोला, आप सुनना ही चाहते हो तो सुनो। 14 वर्ष की उम्र में पड़ोस की उस छोटी सी बच्ची को घर में रोक कर आपने जो कुछ किया था, उस पर कभी भी शर्मसार हुए आप? घटनाओं में उलझने की बात करते हैं। मैं तो पात्र होते हुए भी और आपके द्वारा वह कार्य करवाए जाने के बाद भी परेशान हूं। आप तो उस घटना को लेकर कभी भी थोड़ा भी परेशान नहीं हुए। कौन लड़की? मैं अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला। किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम फिजूल की कहानी गढ़ रहे हो। अच्छा? माही व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोला। आपने कुछ नहीं किया? बतलाऊं? लाऊं अभी उस बच्ची को हाथ पकड़कर आपके सामने? बोल सकेंगे यही बात उसके सामने? बताइए, लाऊं? मैं आपकी तरह कहानीकार नहीं हूं जो कहानी गढ़ूंगा। कहां से लाओगे उसे? मैं परेशानी भरे स्वर में बोला। चलो, आपने ये तो स्वीकार किया
कि ऐसी कोई लड़की है? माही उपहास भरे स्वर में बोला। लेखक महोदय, हम पात्र आप ही के अंदर रहते हैं, जहां हमारे साथ आपके अतीत के असली पात्र भी रहते हैं, जो हमें बताते हैं आपकी कहानी। वह लड़की वहीं भटकती हुई मिली थी मुझे, फटे कपड़े और बिखरे बाल लिए। उसी ने सुनाई थी मुझे कहानी आपकी चरित्रहीनता की। मैं एक बार फिर संकट में घिर गया था। इस कहानी के चक्कर में मेरा अतीत नए नए रूप धरकर सामने आ रहा है और मैं उसे नकार भी नहीं पा रहा हूँ। सन्नाटा एक बार फिर हम दोनों के बीच पसर गया है। माही, हिम्मत जुटाकर बोला मैं, तुम उस घटना को अपनी और निशा के साथ वाली घटना के साथ क्यों जोड़ रहे हो? वह घटना तब की है जब मेरी उम्र ही ऐसी थी। उस घटना में और तुम्हारी वाली घटना में काफी अंतर है। आखिर तुम्हें ऐतराज क्या है इस बात से? लेखक महोदय, माही बोला, उम्र का चरित्रहीनता से कोई संबंध नहीं होता। तुम अपने आप को यह कहकर नहीं बचा सकते कि तुमने जो कुछ किया वह कम उम्र की नादानी थी। और मेरा ऐतराज तो इसी बात का है कि तुमने अपनी चरित्रहीनता मुझ में क्यों डाली? मुझे क्यों माध्यम बनाया अपनी इच्छाएं पूरी करने का? और वह भी एक ऐसी स्त्री के साथ जो न केवल मुझसे उम्र में बड़ी है बल्कि मेरी होने वाली पत्नी की बड़ी बहन भी है। तुम गलत समझ रहे हो माही। मेरा स्वर कमजोर हो गया। मैं अपनी चरित्रहीनता तुम में नहीं डाल रहा। और यह चरित्रहीनता है कहाँ? एक छोटी सी गलती ही तो है। मेरी कहानी के लिए आवश्यक है ये, इसीलिए मैंने इसे डाला। और रही बात संबंध की कि निशा तुम्हारी मंगेतर की बहन है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, संबंध और संबोधन वस्त्रों के एक आवरण तक ही होते हैं। वस्त्रों से मुक्त होने के बाद केवल शरीर होता है, केवल और केवल शरीर। उसे कोई संबोधन दिया ही नहीं जा सकता। अच्छा? माही कुछ निर्णायक स्वर में बोला और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। अपने शरीर पर लिपटा एकमात्र टॉवल भी उसने उतार कर फेंक दिया। अब वह केवल आदमजात अवस्था में मेरे सामने खड़ा था, अलफ नग्न। मैंने गौर से उस शरीर को देखा जिसे मैंने ही ईजाद किया है। लो, अब मैं भी संबोधनों और संबंधों से मुक्त होकर केवल शरीर बन गया हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोला माही, अब मैं माही नहीं रहा, केवल शरीर हूँ। और शरीर बनकर ही वापस लौट रहा हूँ तुम्हारे अवचेतन में, जहाँ तुम्हारी मानसी भी है। अब मैं भूल जाऊंगा कि वह तुम्हारी प्रेमिका है, क्योंकि संबंध और संबोधन तो मैं यहीं त्याग कर जा रहा हूँ। तुम्हारे अवचेतन में लौटकर मानसी के साथ वही सब करूंगा जो एक शरीर के साथ किया जाता है। नहीं, मानसी के साथ तुम कुछ नहीं करोगे। मैं चीख पड़ा। माही हंसने लगा। मैं उसे पकड़ने के लिए उस पर झपटा और बाहों में उसके नग्न शरीर को जकड़ लिया। वह हंसता जा रहा है और मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। अंततः वह फिसलकर उसी अवस्था में भाग गया। मेरे हाथों में रह गई उसके पसीने की सौंधी खुशबू। मैं धम से फर्श पर बैठ गया। फर्श पर पड़ा उसका टॉवेल भी धीरे धीरे हवा में घुल गया। मैं उसी तरह फर्श पर बैठा रहा बहुत देर तक, जब तक सविता कमरे में नहीं आ गई। मुझे इस तरह फर्श पर बैठे देखा तो चाय का कप टेबल पर रख कर मेरी ओर लपकी। क्या हुआ? चक्कर आ गए थे? घबरा कर बोली। हाँ, मुझे अचानक होश आया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। पेन गिर गया था टेबल के नीचे, उसी को ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा। शायद अलमारी के नीचे चला गया है। तो दूसरे से लिख लो, सविता बोली। कल झाड़ू लगेगी तो मिल जाएगा। एक पेन के लिए इतना परेशान हो रहे हो? ये भी ठीक है, मैंने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए कहा और खड़ा हो गया। चलो, दूसरे से लिख लेंगे। पहले तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय का मज़ा तो ले लें। मेरे अंदर का अपराध बोध मुझसे सविता की खुशामद करवा रहा है। ठीक है, चाय पीकर थोड़ा आराम कर लो। शरीर की तरह दिमाग को भी आराम की ज़रूरत होती है, बल्कि शरीर से ज़्यादा दिमाग को आराम की ज़रूरत होती है, कहकर कमरे से बाहर चली गई। अब मुझे मानसी की चिंता होने लगी है। कहीं माही उसके साथ सचमुच कुछ कर ना बैठे। मानसी तो वैसे भी सचमुच काफ़ी भोली है। जब मैंने पहली बार सीमाओं का उल्लंघन किया था तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। बाद में जब मैंने उससे पूछा था कि तुमने मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर लिया, तो बड़े शांत स्वर में बोली थी,
तुम पर विश्वास न करने का भी तो कोई कारण नहीं था। जीवन में दो ही तरह के तो लोग होते हैं, एक वो जिन पर आप विश्वास करते हैं और दूसरे वो जिन पर आप विश्वास नहीं करते। जिन पर आप विश्वास नहीं करते उनसे आप प्रेम भी नहीं कर सकते। एक साथ अविश्वास और प्रेम दोनों होने का दावा नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह झूठ बोल रहा होता है। मैंने पूछा था, पर मानसी, अगर मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा नहीं उतरा तो? फिर उतनी ही शांति से जवाब दिया था मानसी ने, वह तुम्हारा सरदर्द है। अगर तुम मेरे साथ विश्वासघात करोगे भी तो वह तुम्हारे ही लिए परेशानी का कारण बनेगा, मेरे लिए नहीं। क्योंकि विश्वास अविश्वास के बारे में सोचने का क्षण तो मेरे लिए बीत चुका है। इतने सब के बाद भी मैंने उसके विश्वास को तोड़ दिया था। कहानी फिर वहीं रुकी हुई है। माही और निशा साथ सोए हुए हैं। यही तो वह मोड़ है जो मैं चाहता था। लेकिन इसके आने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? क्या वास्तव में मैं कुछ गलत कर चुका हूँ? कहानी को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है। माही को लेकर कुछ भी लिखने की सोचता हूँ तो मानसी का ख्याल आ जाता है। याद आ जाता है माही जो मेरे ही सामने पात्र का चोला छोड़कर शरीर बन गया था। मेरे शरीर से अभी तक उसके पसीने की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। कहीं यह खुशबू मेरे स्वयं के पसीने की ही तो नहीं है? कहीं निशा सच तो नहीं कह रही थी कि माही के रूप में मैं खुद ही? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई पात्र थोड़े ही हूँ, मैं तो इंसान हूँ। और कोई इंसान किसी पात्र के साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? यह खुशबू माही के पसीने की ही है। अभी कुछ देर पहले ही तो उसका शरीर मेरे हाथों में था। इस खुशबू को जाने में कुछ समय तो लगेगा ही। खिड़की के बाहर शाम फिर से गहराने लगी है। कहानी टेबल पर उसी प्रकार पड़ी पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही है। आज संभवतः कुछ नहीं हो पाएगा। स्टडी की लाइट बंद करके मैं बाहर आ गया। सुबह जल्दी नींद खुल गई, शायद कल जल्दी सो जाने के कारण। आज कुछ भी करके कहानी को पूरा करना ही है। इसी में उलझा रहा तो कुछ नया नहीं कर पाऊंगा। तैयार होकर स्टडी में पहुंचने तक काफ़ी दिन चढ़ गया था। सबसे पहले स्टडी की सारी खिड़कियां खोल दी, सारे पर्दे हटा दिए। उजाले और हवा से ही शायद आत्मविश्वास बढ़ जाए। टेबल पर पहुंचकर कहानी को खोला तो माही और निशा उसी प्रकार सो रहे हैं। कुछ नया घटनाक्रम हो तो उससे पहले ही कहानी को बढ़ा दिया जाए। कहानी की रात को सुबह में बदला। पहले निशा उठी, फिर बाद में माही। अलसाते हुए उसने चारों तरफ देखा और चौंक गया। फिर अपनी अवस्था देखी तो और ज्यादा हैरान हो गया। पास की पड़ी कुर्सी पर से अपने कपड़े जल्दी जल्दी उठाकर पहनने लगा। रात का घटनाक्रम उसके दिमाग में घूमने लगा। शराब का इतना भी नशा नहीं था रात, जो कि कुछ याद ही ना रहे। जूते के फीते बांधने में ही निशा कमरे में आ गई। दोनों की नजरें मिली। माही ने नजर झुकाई और तेज कदमों से बाहर चला गया। माही अब कार में है और कार मालती के घर की ओर जा रही है। मैं बहुत चाह रहा हूँ कि कहानी कुछ तेज चले ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, पर कहानी तेज चल ही नहीं पा रही है। यही सोचकर माही को पहले मालती के घर ले जा रहा हूँ ताकि समय की बचत हो सके और जो कुछ होना है यहीं हो जाए। अब फिजूल में कहानी को खींचना नहीं चाहता। निशा और अनुज को अब अनुत्तरित प्रश्नों की तरह छोड़कर ही आगे बढ़ना होगा और समापन करना होगा। अगर उन्हें मैं अंत में शामिल करने की बात सोचता हूँ तो इतनी जल्दी अंत नहीं आ पाएगा। और वैसे भी कहानी के मुख्य पात्र तो माही और मालती ही हैं, तो फिर कहानी के अंत में इन दोनों की उपस्थिति ही बहुत है। पहली बार अपने आत्मविश्वास को अपने साथ पा रहा हूँ, जिससे निर्णय लेना आसान हो रहा है। माही की कार मालती के घर के सामने जाकर रुक गई है। माही गाड़ी से उतरा। रात के अपराध बोध से ग्रस्त धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। वहीं रुक जाओ। अरे, यह बात मालती कहाँ से बोल पड़ी? नज़र उठाकर देखा तो सामने मालती खड़ी है, उसी सुनहरे बूटे वाली काली साड़ी में जो मैं अक्सर उसे पहनाता हूँ। खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे हैं। आप इसे मेरे घर लेकर क्यों आ रहे हैं? दोनों हाथों को टेबल पर टिकाकर उन पर अपना पूरा वजन डालते हुए बोली। क्यों लेकर आ रहा हूँ मतलब? मैंने कुछ आश्चर्य का पुट डालते हुए कहा। अरे भाई, तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हारे घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? वह सब कुछ करने के बाद भी?
मालती ने फिर प्रश्न किया। तो क्या हुआ? लापरवाही के अंदाज में जवाब दिया मैंने। माही पुरुष है और पुरुष के जीवन में इस तरीके की घटनाएं कब घट जाएं कुछ पता होता है? और वह तो इतने सबके बाद भी तुम्हारे घर आ रहा है, तुम्हें सब कुछ बताकर तुमसे माफ़ी मांगने। मुझसे माफ़ी मांगने? मालती का सवाल या अंदाज बरकरार है। मुझसे क्यों मांगने आ रहा है वह? मेरे साथ क्या किया है उसने? क्यों? तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई उसने? मैंने जवाब दिया। जब आप पूर्व में ही कह चुके हैं कि आधुनिक पुरुष के जीवन में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, तो फिर विश्वास और अविश्वास जैसे फिजूल के मानदंड को बनाने का औचित्य ही क्या है? मालती ने पूछा। मैं जितना आसान समझ रहा था कहानी का अंत करना, संभवतः वह उतना आसान नहीं है। मालती के प्रश्नों का उत्तर देना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए भी क्योंकि वह मेरे ही दिए हुए उत्तर में से रक्त बीज की तरह पुनः एक नया प्रश्न उत्पन्न कर रही है। मैंने समझाइश भरे अंदाज में कहा, मालती, वह तुम्हारे पास आ रहा है तुमसे माफ़ी मांगने, और तुम्हें उसे माफ़ करना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। इसी में तुम चारों का हित है। मैं क्यों स्वीकार करूं उसे? मालती दृढ़ स्वर में बोली। अब उसे स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों नहीं करोगी उसे स्वीकार? मैंने पूछा। वह तुम्हारा मंगेतर है, अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी तो कहाँ जाएगा वह? चला जाए वहीं निशा के पास। मालती के स्वर में उदासी है। वैसे भी एक सहारे की आवश्यकता मुझसे ज्यादा निशा को है। अनुज के जाने के बाद वह बहुत अकेली हो गई है। मालती, मैंने आश्चर्य से कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और फिर यह घटना तो वह तुम्हें स्वयं बताने आ रहा है। अगर नहीं बताता तो क्या तुम जान पाती? वही तो, मालती बोली, वही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ। यह घटना चूंकि मेरी बहन के साथ घटी है, इसलिए वह मुझे बताने आ रहा है, और न जाने कहाँ कितनी बार वह ऐसा कर चुका होगा, क्या पता। आखिर को आपका ही तो रचा हुआ पात्र है ना वह। आपकी अपनी चरित्रहीनता तो उसमें आएगी ही। तुम लोग बार बार मुझे चरित्रहीन क्यों कह रहे हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। क्या चरित्रहीनता की है मैंने? कुछ मुस्कुराते हुए मालती ने कहा, वो तो आप स्वयं भी जानते हैं। मेरा बस यही कहना है कि आप माही को लेकर मेरे पास नहीं आए। मुझे उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य ना करें। वह किसी और के साथ नहीं, बल्कि मेरी बहन के साथ संबंध बनाकर आ रहा है। उसे स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हें स्वीकार करना होगा, मैंने दृढ़तापूर्वक कहा। मत भूलो कि तुम मेरी पात्र हो। तुम अपने स्वयं के विवेक से कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँगा। मैं जानती हूँ मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। मालती का स्वर कुछ ठंडा हो गया। लेकिन कम से कम विरोध तो कर सकती हूँ। आप लेखक हैं, अंतिम निर्णय तो आपकी कलम ही करेगी। पर मैं फिर कह रही हूँ, माही को अब मेरे पास नहीं लाएं। मुझे बाध्य नहीं करें कि मैं माही को अब स्वीकार करूं। उसे वहीं रहने दें, निशा के पास। वह मेरी बहन है, उसे भी एक सहारा मिल जाएगा, और मुझे भी उस माही के साथ जीवन गुजारने से मुक्ति मिलेगी जो अपराध बोझ सिर पर रखे मेरे साथ होगा। कहकर मालती रुक गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे हैं। और फिर अनुज का क्या करूं? किंचित उपहास के स्वर में मैंने कहा, क्या जिस तरह की एक घटना माही और निशा के बीच घटित हुई है, वैसी ही तुम्हारे और अनुज के बीच भी दिखा दूं? इससे तुम चारों व्यवस्थित हो जाओगे। तुम? क्रोध में आपसे तुम पर आ गई वह। गुस्से में बिफरती हुई बोली, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम्हारे जैसा चरित्रहीन व्यक्ति जब लेखक बनेगा तो उसके सारे पात्र भी स्वाभाविक रूप से चरित्रहीन ही होंगे। तुम न केवल चरित्रहीन हो बल्कि कायर भी हो। अपनी चरित्रहीनता और कायरता अपने पात्रों में भर रहे हो। हाँ हाँ, मैं चरित्रहीन हूँ, बुरी तरह चिल्लाकर टेबल पर हाथ मारते हुए कहा मैंने। छोड़ आया था मैं मानसी को कायरों की तरह उसके शरीर का उपयोग करने के बाद। मैं कायर हूँ, चरित्रहीन हूँ। मालती जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते उसने सिर टेबल पर टिका दिया। वह हंसे जा रही है, हंसना बंद करके उसने टेबल पर से सिर उठाया। मैं चौंक पड़ा। मानसी, तुम? मानसी की आंखों में आंसू हैं। हाँ, मैं। यही तो मैं तुमसे कहलवाना चाहती थी। यही तो मैं चाहती थी कि तुम स्वीकार करो अपनी चरित्रहीनता को भी और कायरता को भी। तुम नीच कमीने, तुमने मेरे साथ जो किया वह किया, पर मुझे भी चरित्रहीन बनाकर अपने पात्रों में भर दिया। कहती हुई वह जाने लगी।
नहीं मानसी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने दौड़कर उसके पैरों को पकड़ लिया। मानसी, मैंने तुम्हें कभी पात्रों के रूप में उपयोग नहीं किया। मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। कहते कहते मैं रो पड़ा। अचानक ऐसा लगा कोई छोटी लड़की हंस रही है। सिर उठाकर देखा तो मानसी की जगह वह बच्ची खड़ी है जिसके साथ वर्षों पहले मैंने बलात्कार किया था। कपड़े फटे हुए हैं, बाल अस्त व्यस्त हैं, शरीर पर जगह जगह खरोच के निशान हैं। जोर जोर से हंस रही है। अचानक कमरे से और भी लोगों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। देखा तो मानसी, निशा, मालती, अनुज, माही भी कमरे में खड़े हैं और मेरी ओर देखकर हंस रहे हैं। मैंने दोनों हाथों को कान पर रखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं! और मैं घुटनों में सिर देकर रो पड़ा। स्टडी का दरवाज़ा तेजी से खुला। सविता घबराती हुई मेरे पास आई। क्या हुआ? क्या हो गया? उसने पूछा। मैं चौंका। घबराकर चारों तरफ कमरे की ओर देखा। सविता और पल्लवी के अलावा कोई नहीं है। सब जा चुके हैं। सविता उसी प्रकार घबराई हुई है, मेरी पीठ को मलते हुए पूछा, डॉक्टर को फ़ोन करूं? बुझी हुई आवाज़ में मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस जरा सोऊंगा। चलो। सविता ने मुझे सहारा देकर उठाया। मैं धीरे धीरे स्टडी से बाहर आ गया। शाम होने पर नींद खुली। सर कुछ भारी भारी सा लग रहा है। मुझे उठते देखकर सविता आ गई। बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, अब ठीक लग रहा है? चाय बना लाऊं? हाँ, बना लाओ, मैंने कहा। वह चाय बनाने रसोई में चली गई। मैं उठकर स्टडी में आया। कहानी के कागज़ उसी प्रकार टेबल पर रखे हैं। कागज़ों को उठाया, साथ में सिगरेट और माचिस भी उठाकर बगीचे में आ गया। कागज़ों को ज़मीन पर पटका और आग लगा दी। सिगरेट सुलगाकर झूले पर आकर बैठ गया। कागज़ों के गट्ठे ने आग पकड़ ली है। अचानक मैंने देखा धुएं से एक आकृति बन रही है, एक स्त्री की आकृति जिसकी गोद में एक बच्चा है, शायद निशा है। उसके पीछे पीछे एक पुरुष निकला। यह अनुज होगा। धुएं से बनी दोनों आकृतियां आकाश में जाकर घुल गईं। कुछ देर बाद धुएं में एक और आकृति बनी, खुले बाल, लहराता आंचल। यह मालती है। इसके पीछे एक पुरुष की आकृति बनी। यह आकृति पूर्ण नग्न है। माही जिस अवस्था में मेरे पास से गया था उसी अवस्था में है। आदम इसी अवस्था में आसमान से उतरा था और यह इसी अवस्था में आसमान में जा रहा है। ये दोनों आकृतियां भी आकाश में विलीन हो गईं। कागज उसी प्रकार जल रहे हैं। ठंडी सांस भरकर मैं झूले से उठा। अब कोई नहीं निकलेगा इस धुएं से। अब तो केवल कागज ही जल रहे हैं। कहानी तो जल चुकी है। धीरे धीरे कदमों से मैं लौट आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।